Hello students, today we will discuss about numericals on first chapter unit and measurement। आपने जो है अब तक पढ़ा था किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, एरर्स के बारे में। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है फिजिक्स में वो जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके लिए? न्यूमेरिकल्स। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं, जो सबसे मेन फंडा है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपने आप को डिटेक्टिव समझ लेना है। भाई आप क्या हैं? बिल्कुल डिटेक्टिव हैं। कहाँ कहाँ कौन कौन सी कड़ियाँ आप जोड़ सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा जैसे आप क्या हैं? एक डिटेक्टिव हैं, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। चलिए देखते हैं आपके कुछ न्यूमेरिकल्स। A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at a point A in front of the tower C and spot a very distant object O in line with AC. He then walks perpendicular to AC up to B, a distance of 100 meter, and looks at O and C again. Since O is very distant, the direction BO is practically the same as AO, but he finds the line of sight of C shifted from the original line of sight by an angle theta is equals to 90 degree. Estimate the distance of the tower C from his original position A। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमको क्या दिया है कि एक टावर है जिसको एक पॉइंट A है जहां से कि हमने देखा, जो टावर की हाइट है दैट इज C, और एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है O। हमने उसको उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट O के रेस्पेक्ट में देखा। उसके बाद वो व्यक्ति जो है A से कहाँ पहुंच जाता है? B पे। तो A से B तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 100 मीटर। अब वो B से फिर क्या करता है? दोबारा C को देखता है और वो ये भी देखता है कि जो O है वो इस समय कहाँ पहुंच गया है? यहाँ ऊपर। तो O अपनी जगह से नहीं शिफ्ट हुआ, अपनी जगह से कौन शिफ्ट हो गया है? टावर का जो ये पॉइंट है C, ये। तो इसने क्या देखा कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा, और इस थीटा एंगल की आपको वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री। तो ये जो एंगल थीटा है, थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, दिस इज नोन एज पैरेलैक्स एंगल। तो ये जो पैरेलैक्स एंगल है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। भाई इस एंगल के बराबर क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल से। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो? 40 डिग्री। आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि A C की डिस्टेंस बताइए, कि जो A और C है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पे आप क्या दे रखा है? AB दे रखा है। AB इज इक्वल्स टू 100 मीटर। AC इज इक्वल्स टू देखिए अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों को पता होगी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हियर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर विल बी AB एंड बेस विल बी AC। AB की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 100। व्हाट इज AC? ये तो हमें फाइंड करना है। तो यहां से आप निकाल के रख सकते हैं AC। AC इज इक्वल्स टू 100 अपॉन tan 40। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? 100 अपॉन tan 40 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 0.8391।
और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 10 मीटर। चलिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक यंग्स मॉड्यूलस एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, यंग मॉड्यूलस और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो देखिए हमको जो है यंग्स मॉड्यूलस पता होना चाहिए कि व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस। तो जो आपका यंग्स मॉड्यूलस है दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब हम बात करते हैं व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा जो कि किसका होता है, आपका प्रेशर का। तो व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन, इट विल डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है स्ट्रेन का, तो हमें क्या पता होना चाहिए, स्ट्रेन पता होना चाहिए क्या होता है। तो स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मींस डेल्टा एल अपॉन एल। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज MLT -2 अपॉन एरिया कितना है आपका L स्क्वायर मेन अपॉन L अपॉन L। तो देखिए ये L से L क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये L स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इट विल बी ML 1 - 2 T - 2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस विल बी ML -1 T - 2। आपसे दूसरा क्या पूछा है, आपसे पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और विस्कोसिटी। तो आपको जानना जरूरी है कि ये विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि जो फ्लूइड है वो कितना अपोज करेगा, जब उसकी लेयर मूव करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो वो कितना अपोज करते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है एक लेयर से दूसरी लेयर पे दैट इज गिवन बाय F = eta A dV/dx। यहाँ पे ईटा क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहां से हम क्या करेंगे, ईटा की वैल्यू निकालेंगे। ईटा विल बी F dx/A dV। तो ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए फोर्स का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे MLT -2 dx का हो जाएगा L एरिया L स्क्वायर and dV LT -1। now M L इसकी पावर 1, इसकी पावर +1, इसकी पावर -2, इसकी पावर -1, T की पावर -2 और ये ऊपर आके हो जाएगा आपका प्लस। तो इट विल बी ML 1 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा -1 और यहाँ से भी आपका आ जाएगा T की पावर -1। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी, इट इज ML -1 T -1। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है इफ डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड फ्रीक्वेंसी न्यू आर द बेसिक क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो देखिए यहाँ पे आपको डेंसिटी, एक्सेलरेशन और फ्रीक्वेंसी दिया है। क्या दिया है, डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी। और आपको ये क्या मानना है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी मान के चलनी है। अगर हम इनको बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी मान के चलें तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, अगर ये फंडामेंटल है तो
अच्छा, वैसे इनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है भाई? डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ml माइनस 3। व्हाट इज g? एक्सेलरेशन। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? lt माइनस 2। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इट विल बी t माइनस 1। अब देखिए ये क्या है, मान लिया आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो ये m और l तो फंडामेंटल नहीं है। अगर m और l और t फंडामेंटल नहीं है तो आप क्या करेंगे? m, l और जो t है इसकी वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म्स में? रो, g और न्यू के टर्म में। तो देखिए सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं t की। यहां से न्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 अपॉन टी, एंड t इज इक्वल्स टू न्यू माइनस 1। कंफ्यूज मत होइएगा, इट विल बी न्यू माइनस 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? t की। इसी तरीके से इसको फर्स्ट बोलिए। अब हम क्या निकाल लेंगे यहां से? जब आपके पास t की वैल्यू आ गई, अब हम वैल्यू निकालेंगे l की। तो देखिए g इज इक्वल्स टू एल टी माइनस 2। इसको रखिए आप, g इज इक्वल्स टू l ओवर टी स्क्वायर एंड g इज इक्वल्स टू l। t की वैल्यू आपने निकाली है न्यू माइनस 1 और उसका क्या होगा? स्क्वायर, तो इट विल बी न्यू माइनस 2। l इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा g न्यू माइनस 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? आपकी l की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? m की वैल्यू निकालेंगे। तो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या? रो इज इक्वल्स टू एम एल माइनस 3 एंड m इज इक्वल्स टू रो, और ये आगे इधर डिवाइड लगाएगा l माइनस 3, m इज इक्वल्स टू रो l की पावर 3। और व्हाट इज l? l आपका दिया है ये, and where is t? t is this. तो what will be the value of l? l की वैल्यू आपको यहां दी है तो आप रख दीजिए g न्यू माइनस 2 इस पूरे की पावर 3। तो m इज इक्वल्स टू रो g क्यूब न्यू माइनस 6। तो ये आपको क्या मिल गया? m की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे? फोर्स का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स F इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस 2। अब देखो m की वैल्यू, l की वैल्यू और t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं किसके टर्म्स में? फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स। तो आप वैल्यू रख दीजिए m l t की यहां पे। तो देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू है रो g क्यूब न्यू माइनस 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? g न्यू माइनस 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? न्यू माइनस 1, और ऑलरेडी माइनस 2 है तो माइनस 1 और माइनस 2 मल्टीप्लाई होंगे और इट विल बी न्यू प्लस 2। अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लीजिए। नाउ F इज इक्वल्स टू m क्यों आएगा? अब क्या आएगा? फंडामेंटल यूनिट आपकी बदल गई है। तो सबसे पहले हम डेंसिटी को लेंगे। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहले डेंसिटी लेंगे। अब हम g ले लेते हैं पावर 3 और पावर 1, तो इट विल बी g की पावर 4 न्यू माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इट विल बी न्यू माइनस 6। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ g इन CGS सिस्टम इज 6.67 into 10 to the power -8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर।
कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई यूनिट्स। आपको जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू किस में दी है? सीजीएस सिस्टम में। और आपसे पूछी किस में है? एमकेएस सिस्टम, मतलब एसआई यूनिट्स में पूछी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमने क्या किया, उसको जो है फॉर्मूले में रखेंगे Gm1 m2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से आप G की वैल्यू निकालिए, G विल बी एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसको निकालने के लिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt minus 2. What is the dimensional formula of R? The dimensional formula of R will be L square and dimensional formula of M into m square. तो यहाँ से आपको जो है डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा किसका? G का, एंड दैट इज L स्क्वायर t माइनस 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे mlt की जो पावर है उसको लिख लेंगे। जो आपको a है दैट इज -1, b इज 3 एंड c इज -2। अब आपको क्या करना है, आपको और क्या दे रखा है, आपको n1 दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1? n1 की जो वैल्यू है दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। अब आपको क्या करना है, इसको SI में कन्वर्ट करना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि भाई n2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n1 तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, जो है डायमेंशनल एनालिसिस में एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स के दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए आपको सारी वैल्यूज पता है, तो आपको बस केवल n1 की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। व्हाट इज m1? किस में दे रखा है हमको, ग्राम में, तो ऊपर ग्राम आ जाएगा। और किस में कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है। SI में क्या होता है, MKS, और मास किस में लेते हैं, kg में। पावर क्या हो जाएगी, A जो है तो A इज -1 एंड हियर B, इसकी पावर क्या हो जाएगी, लेंथ। तो लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में, कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में, एंड द पावर इज B। व्हाट इज दिस, this is B and this is C। तो पावर B है, it will be 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 सेकेंड। भाई CGS में भी सेकेंड होता है, MKS में भी सेकेंड होता है, पावर है इसकी -2। सॉल्व करिए अब इसको। n2 इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। ऊपर तो ग्राम में रहेगा, नीचे जो kg है, हमें जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसे kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करके लिख देंगे। तो इट विल बी 1000 ग्राम। यहाँ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे कैसे, हम ग्राम को भी kg में लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं, यहाँ 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपको n2 मिल जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। यहाँ पे 10 टू द -3 की पावर -1, और यहाँ हो जाएगा 10 टू द -2 की पावर 3, एंड ये 1 की पावर -2। अब देखिए n2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, -3 और -1 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे, 10 टू द पावर 3, और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 10 टू द पावर -6। हियर n2 will be equals to 6.67 into 10 to the power क्या हो जाएगा, -8 -6, it will be -14 plus 3 -11। अब ये आपको क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हम लिखना चाहेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ G in SI सिस्टम। तो वैल्यू ऑफ G in SI सिस्टम विल बी 6.67 into 10 to the power -11। आप कहेंगे इसकी यूनिट क्या होगी, तो हम यूनिट पता करने के लिए क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे फॉर्मूले में। तो देखिए G की यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। उसके बाद डिस्टेंस
मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ जी एन एसआई सिस्टम। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figures? तो आपको जो है क्यूब दे रखा है और क्यूब की जो है आपको क्या दे रखी है, एक साइड दे रखी है और कितनी है वो 7.203। आपसे जो है सरफेस एरिया पूछा है और आपसे पूछा है वॉल्यूम। तो देखिए ये जो ए की वैल्यू है, साइड कितनी दे रखी है आपको 7.203 मीटर। तो अब आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो व्हाट विल बी द एरिया? भाई सरफेस एरिया क्या होता है? इट विल बी, अब क्यूब है तो आप जानते हैं क्यूब में कितनी सरफेस होंगी, बताएं? 6 सरफेस होंगी। कैसे भाई? ये 4 तो वॉल हो गई, अपने रूम को ही देख लीजिए, 4 दीवार हो गई, एक ऊपर एक नीचे, टोटल 6। तो कितनी जो है सरफेस होती है उसकी 6, और एक सरफेस का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो हियर 6 इंटू 7.203 इंटू 7.203। तो व्हाट विल बी द एरिया? आपका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 7.203 इंटू 7.203 and your surface area of cube will be 311.299254। अब देखिए आपको ये मिल गया। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर दे रखे हैं, काफी ज्यादा दे रखे हैं, जबकि हमको चाहिए कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो देखिए 4 कहाँ आ रहे हैं यहाँ पे 2 तक। तो हम क्या करेंगे, पीछे की सारी चीज को राउंड ऑफ करेंगे। पीछे छोड़िए, ये देखिए 9 है, 5 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, अगली वाली जो डिजिट है वो बाई 1 इंक्रीज हो जाएगी। तो इट विल बी 311.3। तो 311.3 क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। व्हाट विल बी द वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी ए क्यूब। तो नाउ कैलकुलेट करेंगे 7.203 into 7.203 and your answer will be 373.714 मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स काफी ज्यादा दे रखे हैं आपको, तो आप क्या करेंगे 4 डिजिट तक। अब लास्ट डिजिट देखिए क्या है 1 है, तो ये 5 से छोटी है, तो आप इसे क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो योर आंसर विल बी 373.7 मीटर क्यूब। तो दिस विल बी द आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड। तो देखिए आपको 2% और 3% एरर दे रखा है रेस्पेक्टिवली मास में और स्पीड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 1/2 mv स्क्वायर। और आप जानते हैं कि यहाँ पे ये m और v दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है। तो इस तरीके के केस में हमने क्या किया, तो इस तरीके के केस में हम क्या करते हैं कि जो रिलेटिव एरर होता है काइनेटिक, उनको हम ऐड कर देते हैं और जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपको रिलेटिव परसेंटेज एरर दे रखा है। क्या दे रखा है, रिलेटिव परसेंटेज एरर। तो पूरे में क्या हो जाएगा आपका 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको देखो ये किसमें निकलेगा, परसेंटेज में। डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 क्या होता है
this is given to you, this is 2%. and what is velocity? velocity में जो relative error है वो 3% है, तो यहाँ पे जो kinetic energy में error आएगा that will be 2% plus twice of 3%, it will be 2 plus 6 and 6 7 8%. तो जो आपका एरर है रिलेटिव परसेंटेज एरर किसमें? काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा? दैट विल बी 8%. चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. A physical quantity x is given by x is equals to a square b cube over c under root d. If the percentage error of measurement in a, b, c and d are 4%, 2%, 3% and 1% respectively, then calculate the percentage error in x. तो देखिए हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, डेल्टा a ओवर a इंटू 100 इज इक्वल्स टू 4% गिवन है, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2%, डेल्टा c ओवर c इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3% एंड डेल्टा d ओवर d इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1%. आपको जो है परसेंटेज रिलेटिव एरर दे रखा है और आपको क्या निकालना है? परसेंटेज रिलेटिव एरर इन x. तो आप जानते हैं परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सभी के रिलेटिव एरर को ऐड कर देते हैं. तो परसेंटेज के लिए परसेंटेज रिलेटिव एरर को ऐड करेंगे और जो पावर होती हैं वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है. जैसे यहाँ पे a की पावर कितनी है? 2, तो पहले 2 आएगा और डेल्टा a अपॉन a इंटू 100. सिमिलरली 3 आगे मल्टीप्लाई करेगा, डेल्टा b ओवर b इंटू 100. c की पावर कितनी है? 1, तो आगे 1 आ जाएगा. अब आप ये मत कहिएगा कि ये नीचे है तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो आगे -1 हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे? +1. तो इट विल बी डेल्टा c ओवर c इंटू 100 प्लस d की पावर कितनी है? 1/2, तो इट विल बी 1/2 डेल्टा d ओवर d इंटू 100. अब हम वैल्यूज रख देते हैं. ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1/2 इंटू 1, 8, 6, 3 and 0.5. It will be 17.5. So what is the percentage relative error in x? It is 17.5. तो ये तो था अब तक का आपका न्यूमेरिकल पार्ट. आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपकी नेक्स्ट यूनिट. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग and I hope you will enjoy that.